22 जिले 22 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्नुब जहां। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नूहू में सीएम मनोहर लाल ने आकांक्षी जिला संतरापन या कार्यक्रम के तहत यहां पर चयनित नूहू जिला के फिरोजपुर झिरका में आपको बता दें कि जहां उन्होंने बांध की यहां पर शुरुआत की है और ऐसे में अरावली और शिवालिका की पहाड़ियों में छोटे छोटे झरने के माध्यम से व्यर्थ बह रहे पानी को बांध बनाकर संरक्षित किया जा रहा है ताकि बरसात के मौसम के बाद इस वर्षा जल का उपयोग पेयजल और सिंचाई के लिए साल भर किया जा सके। हरियाणा सरकार सामाजिक सहभागिता के साथ ऐसे बांध बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। मेवात एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित हो चुका है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि देश के 750 जो जिले हैं उनमें जो पिछड़ा हुआ जिला उसी को हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। हरियाणा के 22 जिलों में एकमात्र ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जिसका हर तरीके से इसका विकास करना, जो भी यहाँ कठिनाइयाँ कमियाँ हैं उनको दूर करना। जैसे आज हमारे जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह जी बहुत वर्षों से जल संरक्षण में ये लगे हुए हैं, तो जल संरक्षण के नाते से इनका अपना एक योगदान है। इनके आह्वान पर यहाँ एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास करना था, तो इन्होंने कहा कि आपको आना मैं जरूर आऊँगा। आज उस डैम का शिलान्यास किया है और ये एक एनजीओ के नाते से सारा पैसा अपने पास से खर्च करते हैं। मैंने तो केवल अपने डिस्क्रिप्शनरी कोटा में से इनको 50 लाख रुपया दिया है और मुझे लगता है कई करोड़ रुपया इस डैम पर लगेगा और ये डैम आसपास के गाँवों को पानी जो है पहुँचाएगा। जब वर्षा नहीं होगी उसके बाद जो यहाँ जमा पानी है उसका उपयोग होगा। जल यूनिवर्सिटी बनाई जाए, तो जल यूनिवर्सिटी तो नहीं, मेरे मन में विचार आ रहा है कि हम किसी एक चलती यूनिवर्सिटी में पर्यावरण विभाग ये अलग से बनाएंगे जिसमें जल जमीन जंगल और वायु हवा, इन चारों चीज़ों के ऊपर वो जो पर्यावरण विभाग है वो काम करेगा ताकि हरियाणा में पर्यावरण की स्थिति को सुधारा जा सके। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, आगे फिर जैसे इन्होंने इच्छा व्यक्त किया देखेंगे बाद में, लेकिन इस काम को अगले वर्ष से हम शुरू कर देंगे। 1 साल पहले एक योजना की घोषणा की है, उसका काम चालू हो गया है और वो रेन्यूअल योजना लगभग 263 करोड़ रुपए की योजना है। उस योजना पर काम शुरू हुआ है। तो फिरोजपुर के इस इलाके के कितने गांव 80 गांव की वो योजना बनाई गई है, उसमें जैसे योजना पूरी होगी वो काम चालू होगा। और साथ ही केएमपी के साथ साथ मेवात कैनाल ये भी बनाई जा रही है, यमुना का पानी भी इधर लेकर के आएगी। 200 क्यूसेक की मेवात कैनाल है वो भी कुछ वर्षों में बनकर तैयार होगी ताकि मेवात के क्षेत्र का कोई भी एरिया है वो पानी के खास करके पीने का पानी हर जगह जरूर पहुंचे। उसके आगे फिर सिंचाई है या बाकी चीज़ों की आवश्यकता है उसको पूरा करें। तो वही बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने बरनाला रोड स्थित आवास पर जन समस्याएं सुनी। इस दौरान बिजली विभाग से संबंधित समस्याओं को यहां पर किसानों का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला और अपना ज्ञापन पत्र भी सौंपा है। बिजली मंत्री ने जल समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मांग की है कि क्षेत्र में ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाए और इसी के साथ मोटर पर कंपनी की लगाई गई शर्त को भी हटाया जाए। यहाँ पर सौर ऊर्जा आवेदन के लिए पोर्टल जो कि बंद पड़ा है उसे भी खोला जाए। कोरोना के चलते जो किसान बिल नहीं भर पाए उन पर बिजली विभाग ने सरचार्ज और यहाँ पर जुर्माना लगाया है, उन्हें भी माफ किया जाए। किश्तों में बकाया बिल भरने की छूट दी जाए। खेतों में फरवार सिस्टम लगाने की भी शर्त हटाई जाए। बिजली मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनके सभी मांगों पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद कोई ना कोई समाधान जरूर निकाला जाएगा। भारतीय किसान एकता ਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਔਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਚਡੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਟਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ वो पोर्टल बंद सी, वो पोर्टल खोलने वास्ते जो मंत्री साहब ने कहा भी जल्दी वो पोर्टल दोबारा खुलूगा। और दूसरा कोरोना के कारण जो आर्थिक तंगी के कारण कई साढ़े साथियों के बिल पेंडिंग ने उन्होंने उपर जो सरचार्ज से पेनल्टियां लगियां वो हटा के उन्होंने किस्तों के राही भराया जाए उस वास्ते। और दूसरा एक दो होर मंगां सी जिहड़ियां फुहारा सिस्टम लागू किया है, फुहारा सिस्टम खत्म किया जाए जिथे कई जगह पर फुहारे की जरूरत नहीं है, जिथे जरूरत है अपने आप किसान ले लैन, किसी को पाबंदी ना लाई जाए, फुहारा लेना जरूरी है। इनके बिजली के मामले में कोई ट्यूबवेल कनेक्शन के, सोलर के
हैं जमींदारों की। हम काफ़ी कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं रहेंगे, कर रहे हैं। तो वही धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव मलिकपुरा में खेल मंत्री संदीप सिंह ने संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर 3 दिवसीय महासफाई अभियान का शुभारंभ किया है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश व्यापी महासफाई अभियान की आज से शुरुआत की गई है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए भी कहा है कि जिस तरह से हम अपने घर परिवार में सफाई रखते हैं उसी तरह से अपने आसपास भी सफाई रखनी चाहिए ताकि हमारा आसपास का एरिया हमेशा साफ रह सके। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई अभियान की बहुत पहले ही शुरुआत की थी और आज संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर यह 3 दिवसीय महासफाई अभियान चलाया गया है। तो वही हरियाणा में स्वच्छता अभियान को मजबूत करने के लिए संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर महासफाई अभियान की शुरुआत की गई। टोहाना में इस महासफाई अभियान की शुरुआत हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने की है। सरकार की इस मुहिम में पूरे देश के मंत्री, विधायक, अधिकारी और ग्रामीण सफाई अभियान में जुड़े हुए नजर आए। टोहाना में भी सफाई अभियान की शुरुआत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के साथ उनके परिवार के तमाम लोग मौजूद रहे और पूरे दिन यहां पर सफाई अभियान चलाया गया। इसी के साथ गांव-गांव की गलियों में सफाई अभियान किया गया। सफाई अभियान का आयोजन संत रविदास जी की जयंती पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। 13 तारीख से हमने शुरुआत की है, 16 तारीख की रविदास जयंती है। सभी प्रदेशवासियों से आप लोगों के माध्यम से मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ, कि स्वच्छता को अपनाना है और अपने हरियाणा प्रदेश को साफ सुथरा बनाना है। और 2/3 आबादी गाँव में बसती है। हमारे गाँव देहात में जिस हिसाब का साफ सफाई होनी चाहिए वहाँ कहीं थोड़े से पीछे है। हम सबको मिलकर सरकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र चौटाला जी, देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो गाँव का रहन सहन वो बेहतर हो, जीवन स्तर ऊपर उठे, तो उसके लिए सरकार का सहयोग आम जनमानस जब अपनी ड्यूटी समझकर करने लग जाएगा तो मैं जानता हूँ कि इसका बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस अभियान की शुरुआत आज हमने कर दी है मेरे गाँव में खेड़ा से। ये हमारे देशभक्तों की धरती है जिन्होंने मेरे खुद बदल में देश की जिम्मेदारी दी है। मेरी शिक्षा, मेरा पालन पोषण इसी गाँव की मिट्टी में हुआ है, पवित्र मिट्टी है मेरे पूरे हरियाणा प्रदेश की और हमारे टोहान की। तो आज मैं सभी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, आज आप किसी भी पार्टी में वो मायने रखता है कि जो ड्यूटियाँ एज जनप्रतिनिधि, एज आम नागरिक हमें मिली है हम उसको ईमानदारी से करें। उसमें मैं सबके सहयोग की कामना और अपील करता हूँ कि आप सभी बड़े दिल के साथ प्रदेश की सफाई अभियान के साथ। तो वही सोनीपत के साई बहालगढ़ में खेलो इंडिया प्रतियोगिता के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय तीरंदाजी संघ सहयोग से तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जहां पर साई में 10 राज्यों के 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस दरमियान खिलाड़ियों में भी उत्साह देखने को मिला। प्रतिभावना बढ़ाने और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण खेलो इंडिया के तहत महीने के पहले रविवार को इसका आयोजन किया गया है और ऐसे में काफ़ी दिनों में कोविड के चलते प्रतियोगिता बंद की गई थी और एक बार फिर से सोनीपत के साई में 2 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया है, जहां पर लद्दाख से पहली बार हिस्सा लेने वाली टीम में काफ़ी उत्साह नजर आया। टीम और उनके कोच से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत भी की है, खास रिपोर्ट देखिए। खेलो इंडिया के तहत तीरंदाजी की तीसरी प्रतियोगिता सोनीपत के साई सेंटर में शुरू की गई है। हमारे साथ यहाँ पर खेल अधिकारी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, देश भर से अलग अलग बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, कितनी टीमें पहुँची हैं और कितने खिलाड़ी पहुँचे हैं, किस प्रकार का प्रदर्शन रहने वाला? ये तीसरा खेलो इंडिया टूर्नामेंट हो रहा है और बेसिकली भारत सरकार, हमारा जो खेल मंत्रालय है, भारतीय खेल प्राधिकरण है, भारतीय तीरंदाजी संघ है, हम लोग का ये है कि अगर बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा, जब खेलेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया। तो वो मकसद को लेते हुए हम लोग की कोशिश जारी है कि जो हमारे दूर के दराज के खिलाड़ी हैं, क्योंकि जब नेशनल्स होते हैं तो सिर्फ 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं, लेकिन जब खेलो इंडिया टूर्नामेंट्स होते हैं तो हर स्टेट से 10-10 खिलाड़ी भी खेलते हैं। जैसे इस बार भी देखिए 250 से ऊपर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 10 अन्य स्टेटों से जो नॉर्थ जोन के आए हैं, उसमें कुछ हमारे कॉर्पोरेट्स भी अब आ रहे हैं, ESIC, ITBP के भी टीम आ रही है। तो उससे क्या हो रहा है, इन बच्चों को चांस मिल रहा है खेलने का और एक्सपोजर्स मिल रहे हैं। जैसे आपने देखा लद्दाख पहली बार आया है
उन बच्चों को यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियंस हैं, जैसे कोमलिका बारी खेल रही है, रिद्धि है, जो संगीता है, इन लोग सभी के साथ जब इन लोग मिलते हैं, देखते हैं उनको, तो उनकी मनोबल बढ़ती है। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा इन बच्चों को। सर, आगे की कौन सी प्रतियोगिता आने वाली है और किसकी तैयारी जोरों पर चल रही है? कितनी प्रैक्टिस लगातार बच्चे कर रहे हैं? देखिए, एशियन गेम्स के लिए हम लोग की जारी है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी भारत सरकार हमें 20 फरवरी से 3 मार्च तक वर्ल्ड आर्चरी सेंटर लुज़ेन भेज रहे हैं, जो जूनियर इंडियन टीम जा रही है, क्योंकि जूनियर इंडियन टीम में बहुत प्रबल दावेदार हैं ओलंपिक के लिए, पेरिस ओलंपिक के लिए, तो उनको भेजा जा रहा है ट्रेनिंग में। उसके बाद वो एशिया कप होने जा रहा है जो फुकेत में होगा, ये जूनियर इंडियन टीम भाग लेगी, और साथ ही साथ जो सीनियर टीम है वो वर्ल्ड कप अंटालिया टर्की के लिए तैयारी की जा रही है। तो इन सभी की तैयारी चल रही है और उम्मीद करते हैं कि एशिया खेलों में ये 3 वर्ल्ड कप और 3 एशिया कप खेले जाएंगे, जिसके तहत इन टीमों को एक्सपोजर मिलेगा और उससे उम्मीद है कि और बेहतर प्रदर्शन होगा एशिया खेलों में। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर खेल अधिकारी का जिस प्रकार से उन्होंने आशा जाहिर की है कि जिस प्रकार के खेलो इंडिया के तहत देश के अलग अलग हिस्सों से काफ़ी संख्या में टीम पहुंची है, एक अच्छा एक्सपोजर खिलाड़ियों के लिए है, और इसके बाद ही जो है देश के अलग अलग हिस्सों में और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना अच्छा प्रदर्शन करने का एक अवसर मिलेगा, और लिहाजा खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए। तो वही गुरुग्राम में दवा विक्रेताओं की समस्या को खत्म करने के लिए अब गुरुग्राम का खुद का गुरुग्राम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन का गठन किया गया है। संगठन में अध्यक्ष समेत 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई, जो कि सर्वसम्मति से सभी को चुना गया। हरियाणा का सबसे बड़ा मेडिकल हब गुरुग्राम है। यही नहीं, हजारों की तादाद में अकेले गुरुग्राम में मेडिकल स्टोर है, और लेकिन इन मेडिकल स्टोर संचालकों को पिछले काफी समय से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए सभी दवा विक्रेताओं ने मिलकर गुरुग्राम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन का गठन किया है। यह संगठन हरियाणा स्टेट केमिस्ट एसोसिएशन के विंग के तौर पर काम करेगा, और वही ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन से यहाँ पर मान्यता प्राप्त होगा। अभी हमने 8 यहाँ लोगों ने 8 लोगों को चुन के, जिसमें चेयरमैन श्री OP ललित जी, प्रेसिडेंट राकेश मित्तल, वाइस प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता, ट्रेजरर पवन गोयल, जनरल सेक्रेटरी बत्रा जी, ऑर्गेनाइजिंग कंपनी अफेयर सेल चेयरमैन नितिन गुप्ता, PRO राजकुमार चौहान और ऑडिटर सतप्रकाश यादव, ये चुने गए। और सारा हमारा जो है केमिस्ट साथियों की भलाई के लिए, उनकी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ाने के लिए, उनकी हर तरह से विभाग से उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहे, कोई गलत काम हमारा केमिस्ट यहाँ ना करे, नशा ना बेचे, MTP किट ना बेचे, ड्रग एक्ट का पालन करे, उस पर हमारा पूरा फोकस रहे। ऑनलाइन फार्मेसी हमारे केमिस्ट के बिजनेस को बहुत ज़्यादा खा रही है, बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे काम भी वो कर रहे हैं। जो बैन ड्रग हैं काफ़ी साइटों पे वो भी बेची जा रही हैं, जैसे सिडनाफिल साइट्रेट है, हमारे यहाँ विभाग ने बैन लगाया हुआ है। मतलब बैन इन द सेंस कि ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल नहीं करनी है, लेकिन वो बेच रहे हैं और उस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, जिससे हम अभी यहाँ विभाग से कोऑर्डिनेट करके इसको हम कंप्लेंट भी देंगे और आगे सरकार से भी बात करेंगे। देखिए, हमारे संगठन में 10 साल पहले गुड़गांव एसोसिएशन का एक चुनाव किया गया था। 10 साल से वो चुनाव 2 या 3 साल के लिए किया गया था, लेकिन 7 साल से ये बिना एसोसिएशन चुनाव के चल रही थी, और एक व्यक्ति विशेष ही स्वयंभू बना हुआ था और हमारे केमिस्ट साथियों को भी तंग कर रहा था, डिपार्टमेंट को भी तंग कर रहा था, वो काम सुचारू रूप से नहीं होने दे रहा था। तो आज भगवान की दया से, आप लोगों के सहयोग से दिन आया है कि एक नई यहाँ पे बॉडी बनी है, और संस्था स्टेट का और ऑल इंडिया का पूरा सहयोग इस संस्था को रहेगा। कोई भी इनकी जो दिक्कत आई है वो दूर की जाएगी। तो हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश भर के करीब 40,000 छात्राओं को निःशुल्क यहाँ पर बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। हरियाणा में लगभग 500 रूट पर ये बस चलेंगी, तो वही छात्राओं को विभिन्न गांव से लाकर कॉलेज छोड़ेगी और कॉलेज से छुट्टी होने के बाद उन्हें गांव तक वापस भी छोड़ा जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छात्राओं को निःशुल्क बस सर्विस की घोषणा की थी, जिसके बाद हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने परिवहन अधिकारियों को इसकी व्यवस्था करने के लिए आदेश भी दिए थे। और ऐसे में अब छात्राओं के लिए ये अच्छी खबर सामने आई है और पिंक बसें महिलाओं के लिए यहाँ पर खरीदी गई थी। अब परिवहन विभाग ने सरकार के आदेश पर कॉलेज छात्राओं को निःशुल्क यात्रा के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि यमुनानगर जिले में लगभग 1000 छात्राएं हैं, जिनके लिए 28 बसों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। कॉलेज छात्राओं को उनकी कॉलेज आईडी दिखाने पर ये सुविधा उपलब्ध होगी। अगर उसी रोड पर महिलाएं भी इस बस में सफर करना चाहेंगी तो टिकट लेकर वो भी बस सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगी। छात्रों ने यहाँ पर सरकार की इस योजना का स्वागत किया है और सरकार का धन्यवाद भी किया है। सरकार जो हमारे लिए बसों को चलाने का काम कर रही है, इससे हमें पास बनवाने की ज़रूरत नहीं है और हम सरकार का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं बीकॉम कर रही हूँ। तो जो ये सरकार योजना चला रही है, जो बसेस का किराया फ्री कर रही है, ये अच्छा काम कर रही है। और जो पहले पासेस बनवाने पड़ते थे तो अब वो भी नहीं बनवाने पड़ेंगे। और जो ये किराया भी फ्री कर दिया है, ये बहुत अच्छा काम है और हमें घर से लेके आएगी और घर से छोड़ के आएगी। सरकार की पॉलिसी है कि जो हमारे गांव की छात्राएं हैं उनके लिए परिवहन विभाग से फ्री बस सर्विस उपलब्ध करवाई। तो इस सिलसिले में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम जो कॉलेज की छात्राएं हैं उनके लिए जब आदेश आएंगे सरकार से, हम फ्री बस सर्विस उपलब्ध करवाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते घरोंडा स्थित राजकीय मॉडल सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 मंजिला नया शैक्षणिक ब्लॉक बनेगा। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले इस ब्लॉक में 18 क्लासरूम्स होंगे। तो वही स्कूल में छात्र संख्या बढ़ाने के बाद स्कूल प्रबंधन ने यहां पर शिक्षा विभाग को कमरों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की थी। विभाग की तरफ से नए भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ 45 लाख की यहां पर अप्रूवल दी गई थी। बता दें कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को साल 2020 में मॉडल सांस्कृतिक स्कूल बनाया गया था। राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बदले जाने के बाद CBSE पैटर्न पर पढ़ाई होंगी। स्कूल में नए बदलाव में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में करीब 40% की बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। जहां साल 2020 में स्कूल में छात्रों की संख्या 576 थी, जो कि साल 2021 में बढ़कर 802 हो गई। और ऐसे में हमारे संवाददाता ने महेंद्र सिंह ने यहां पर खास बातचीत की है स्कूल प्रबंधन से। क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम आपको सुनाएंगे। प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार कर रही है। ऐसे में सरकारी स्कूलों को अब मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया जा रहा है। हम इस समय घरोंडा के ऐसे ही मॉडल संस्कृति स्कूल में खड़े हैं, जहां पर अब जो है शिक्षा की पद्धति को बदला जा रहा है। साथ साथ जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में है वो बड़ा बदलाव किया जा रहा है। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे जानेंगे कि अब किस तरह से स्कूल में व्यवस्था बदली जा रही है। सर, तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि स्कूल की स्ट्रेंथ जो है वो क्या रही है जब से मॉडल संस्कृति स्कूल में बदला गया? हाँ सर, ये पिछले साल से हमने एनरोलमेंट शुरू किया था जब से मॉडल संस्कृति स्कूल में ये तब्दील हुए हैं। और ये स्कूल जो है अब वो CBSE से एफिलेटेड हो चुके हैं। और पिछले सालों की अपेक्षा अगर हम वृद्धि की बात करें तो 200 के करीब जो है वो विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये संख्या और भी बढ़ेगी, क्योंकि अभिभावकों में रुझान है कि मॉडल संस्कृति स्कूल्स में अपने बच्चों को वो शिक्षा दिलवाएं। और यहाँ पर सरकार का भी ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि विद्यार्थियों को, बच्चों को, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को CBSE के निजी विद्यालयों में महंगी फीस के कारण नहीं पढ़ा सकते, वो इन स्कूलों में अपने बच्चों को खुशी खुशी से भेजना पसंद करेंगे। तो जिस तरह से छात्र संख्या बढ़ रही है तो स्कूल के अंदर क्या बदलाव किए जा रहे हैं या करने पड़ेंगे आने वाले समय में? सर, अभी हमने देखा है कि हमारे क्लासरूम्स के लिए डिजिटल बोर्ड जो है वो भी विभाग ने भेजने शुरू कर दिए हैं। और वो शीघ्र ही हर क्लासरूम के अंदर डिजिटल बोर्ड लग जाएंगे और बड़ी ही हाई-फाई टेक्निक से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि जैसे रूम्स की रिक्वायरमेंट थी हमारी, तो रूम्स के लिए भी हमने विभाग को जैसे ही अपना आवेदन किया तो पूरे प्रदेश स्तर पे जो मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार जो है वो बहुत ही शीघ्र ही सभी जगह पे विद्यालय की ज़रूरत के अनुसार हर सुविधा प्रोवाइड करने के लिए तत्पर है।
तो बिल्कुल देखिए, जो मॉडल संस्कृति स्कूल है घरौंडा का, इसमें 17 जो है क्लासरूम थे। इस क्लासरूम की कमी थी, जिसकी डिमांड जो है स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा विभाग को भेजी थी। अब उसको स्वीकृत कर दिया गया है। करीब 2.5 करोड़ की लागत से अब यहाँ पर 18 कमरों का निर्माण होगा। वहीं जिस तरह से बताया गया है कि डिजिटल बोर्ड जो है वो आने अब शुरू हो गए हैं। क्लासेस रूम जो है वो डिजिटल बोर्ड पर बच्चे अब पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा स्वरूप जो है वो बदला है सरकारी स्कूलों का, जिसका आने वाले समय में हरियाणा के बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। राज्य मंत्री और प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष मनीष कुमार ग्रोवर ने हिजाब मामले को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश में बैठी कुछ ताकत देश को तोड़ना चाहती है, लेकिन भारत देश के लोग समझ चुके हैं। 5 राज्यों के चुनाव पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार होगी और उत्तर प्रदेश में तो पहले ही चरण में यहाँ पर दिख गया था कि बीजेपी के प्रत्याशी सबसे आगे हैं। ये देश को तोड़ने के लिए कुछ ऐसे तंत्र हैं जो देश के बाहर बैठे हैं, वो देश को आपस में लड़ाना चाहते हैं। और मुझे जो लगता है देश की जनता उनके बातों पर नहीं आएगी और सिर्फ मिलकर राष्ट्र का हर नागरिक 130 करोड़ जनता भारत को मान सम्मान देती है और ये गलत हाथों में जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं इससे नहीं होगा। वही भिवानी के तोशाम क्षेत्र में हुए डाडम हादसे में 42 दिन बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 1 जनवरी को हुए डाडम पहाड़ खिसकने के हादसे में 5 मजदूरों की मौत हुई थी, जबकि इस मामले की सिवानी डीएसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी की टीम जांच भी कर रही है। एसआईटी ने आरोपी डाडम निवासी सुनील को गिरफ्तार किया है और जिस पीट में हादसा हुआ था उसके आरोपी डाडम निवासी सुनील ने गोवर्धन माइन से यहाँ पर एग्रीमेंट किया हुआ था। उस पीट को यहाँ पर सुनील द्वारा चलाया जा रहा था। तो ऐसे में सुनील की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार पूछताछ भी लगातार सुनील से जारी है। चलिए, तो 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।